हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का सेशन आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब आप एनडीए एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आप पढ़कर नहीं गए हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपका कुछ भी ऐसी रीजंस की वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। आप पढ़कर भी गए हैं, आपने तैयारी भी करी है, आपने हर अप्रोच को फॉलो कर लिया, लेकिन स्टिल आप क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो एनडीए के मैथमेटिक्स के लिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर आप बचें, जिनको आप अवॉइड करें तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, आप सक्सेसफुल अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज के सेशन का नाम क्या है, अवॉइड दीज 10, इस तरफ लिखा है भाई, अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स इन एनडीए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज बात करेंगे इसके ऊपर और सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ तो सर गलतियों से भी हमें सीख लेनी पड़ेगी। तो वो गलतियां आप ना करें, मैं आपको ये गलतियां पहले ही बता दे रहा हूं सो दैट आप इनको रिलेट करें अपने लाइफ में कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। और यकीन मानिए बेटा, जो मिस्टेक नंबर 6 होगा और मिस्टेक नंबर 7 जो होगा ना, ये दोनों आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग से सीधा मिस्टेक नंबर 6 पर पहुंच जाइए, या फिर आप स्टार्टिंग से देखिए, क्या पता स्टार्टिंग से ही कुछ काम आ जाए। तो चलिए इधर उधर की बातें बंद करते हैं सर जी, सीधा सीधा मिस्टेक्स गिनाओ यार, है ना। मिस्टेक्स के बारे में बात करने शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला मिस्टेक जो होता है वो होता है प्रिपरेशन के दौरान। यानी जब भी कोई बच्चा जो है एनडीए के मैथमेटिक्स प्रिपेयर करता है तो उसे लगता है कि फॉर्मूला एक बार देख लिया और अपना काम हो गया। अब ये फॉर्मूला दीवार पर लिख दिया तो अपना काम हो गया, जब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा मैं उस फॉर्मूले को दीवार पे देखूंगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है बाबू। सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कोई भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मेरा हमेशा का फेमस डायलॉग है कि नींद में भी अगर आपको कोई यूं हिलाकर पूछे कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके मुंह से बड़बड़ाते हुए इस फॉर्मूले का जवाब आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बेटा हमेशा कमजोर ही पाओगे अपने आप को, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, आपने जितने भी मॉक प्रैक्टिस कर लियो, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लियो, लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है फॉर्मूले को रिकॉल करने में तो आप कमजोर हैं। तो क्या करें, हमेशा याद रखिएगा बेटा, रॉन्ग वेज टू लर्न फॉर्मूलाज। बच्चे अलग अलग तरीकों से फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं और मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा गलत होते हैं, हर किसी का सीखने का अपना तरीका होता है, लेकिन एक जो श्योर शॉर्ट तरीका होता है ना वो सबके लिए काम करता है। एवरेज से एवरेज बच्चा ले लो, अच्छे से अच्छा बच्चा ले लो, और जिसको दिक्कतें आती है उससे बच्चे को भी अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो इंक्लूसिव ये मेथड काम करता है। वो ये कि ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूलाज बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग इट डाउन। बोलते हुए लिखते हुए याद करो। इसके क्या फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपके ऑडियो जो है, आप ही की ऑडियो आप ही के कान में जाती है और आप ही के दिमाग में जाके स्टोर होती है। तो बोलना इसलिए जरूरी है। और लिखना क्यों जरूरी है बेटा, इसे कहते हैं मोटर रिफ्लेक्सेस। यानी जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग और आपके हाथ और आपके नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनता है, और आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं आपका हाथ वहां पर रिकॉल करवाने में हेल्प करता है। और ये आप मुझसे मत बोलिए, आप दुनिया में किसी भी इंसान से पूछिए कि सर क्या हमें कोई भी चीज अगर याद करनी है तो क्या उसे बोलते हुए लिखते हुए याद करना आसान होता है, और जवाब आपको हमेशा हाँ में ही मिलेगा। क्यों आपके स्कूल के टीचर बोलते थे कि लिख लिख कर याद करना। मोटर रिफ्लेक्सेस बहुत जरूरी होते हैं, कभी भी अपने नर्वस सिस्टम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए, तो ये पहला मिस्टेक कि भैया कभी भी फॉर्मूले को कैजुअली मत लीजिए कि याद करना है, दीवार पे लिख लिया बट रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉल करने के कॉन्सेप्ट्स नहीं बना रहे हैं। तो ये तरीका हमेशा याद रखिए बेटा, आपके मोटर रिफ्लेक्सेस और आपका जो दिमाग में स्टोर करने की क्षमता है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो किसी भी फॉर्मूले को आप तुरंत याद कर सकते हैं, तुरंत रिकॉल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर मिस्टेक नंबर 2 होता है रॉन्ग वेज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। यानी जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, अभी एग्जामिनेशन तक पहुंचेंगे,
जब वो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होता है तो डू नॉट स्किप कॉन्सेप्ट्स बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। यानी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सर जी क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, या फिर वो कोई भी बुक लेकर आते हैं मार्केट से और फिर उस बुक के क्वेश्चंस वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। बेटा क्वेश्चन मुश्किल या आसान सिर्फ तभी होता है जब उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें या तो नहीं आता है या फिर आता है। अगर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं आता है तो वही, चाहे वो चींटी बराबर सवाल क्यों ना हो, लेकिन वो आपको हाथी बराबर सवाल दिखेगा, इस बात की गारंटी ले लो, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स का एक ही नियम है, दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी ज्ञान देने वाले बहुत हैं बेटा, लेकिन मैथमेटिक्स का एक ही नियम है कि सवाल अगर सॉल्व करना है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो कभी भी कोई भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस पर सीधा मत कूदिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चंस को पहले बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करें। कोई भी किताब लीजिए, आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं ना, सॉल्ट एग्जाम्पल्स लगाते हो? नहीं सर हम तो सीधा एक्सरसाइज लगाते हैं। इसीलिए तो यही गलती तो है, यही तो डिमोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो जब क्वेश्चंस एक तो हो जाते हैं, दूसरा नहीं होता, तीसरा भी नहीं होता, चौथा भी नहीं होता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, भाई ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है। ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि आप सीधा पहाड़ की चोटी पर जाना चाहते हो और आपने ये तो देखा ही नहीं कि सर पहले तो थोड़ी थोड़ी ढीली चढ़ाई भी तो चढ़नी पड़ेगी, है ना। चट्टानों तक पहुंचने के लिए पहले आपको जो मिट्टी है, मिट्टी वाला जो रास्ता है वो भी तो पार करना पड़ेगा। तो वो पार किए बिना आप सोच रहे हो कि मैं यहां से कूदते हुए सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं है बेटा। या फिर आप सुपरमैन हो, ठीक है, तो सुपरमैन वाली कहानियों पर विश्वास ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, अवॉइड करें कि सीधा क्वेश्चंस पर ना जाएं, हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर बात करें, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझें और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पर जाएं। देखिए आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तीसरा मिस्टेक भाई, रॉन्ग वेज टू प्रैक्टिस फॉर्मूलाज। बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला याद भी कर लेता है, चलो किसी तरीके से उसने मेरी बात मानी कि मैं बोल बोल कर लिख लिख कर सर फॉर्मूला याद कर लिया, और फिर उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो कहता है कि फॉर्मूला तो सर मेरे पास कॉपी में भी लिखा हुआ है, मेरे दिमाग में भी लिखा हुआ है, आप बताओ क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। पता है क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे? अब क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बेटा जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग के ऑब्जर्वेशन के अंदर बनाया जाता है कि बच्चा उस फॉर्मूले को पहले सोचे कि ये फॉर्मूला यहां पर लगना चाहिए, इस फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये कैसे पहचान में आएगा कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा और कौन से फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले पर जंप करना है, ये तब पता चलता है जब आप किसी एक फॉर्मूले के मल्टीपल अप्रोच को समझ लेते हो। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपने एक पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने जी। अब इसके पता कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने करे ही नहीं कभी, तुमने बस याद कर लिया सर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके बोल बोल के तुमने याद कर लिया, लेकिन तुमने इसके बेसिक एप्लीकेशंस देखे ही नहीं। सबसे पहला एप्लीकेशंस मैं आपको समझाता हूं और देखिए फिर आप कहेंगे अरे हाँ सर ऐसे तो हम लोगों ने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। बेटा सपोज करो पहले क्वेश्चन में आपको उसने एरिया दे दिया, या फिर एरिया पूछ रहा है, रेडियस गिवन कर दिया, ठीक है। दूसरे एप्लीकेशन में उसने आपको क्या कर दिया, दूसरे एप्लीकेशन में वो आपसे रेडियस पूछ रहा है, एरिया गिवन कर दिया। तीसरे एप्लीकेशन में उसने ये पूछ लिया कि सर मेरे को रेडियस दे दिया, उसने सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया। किसका पूछ लिया बेटा? सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया। मान लो सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया, ठीक है। अच्छा और कैसे हो सकता है? उसने कहा कि सर रेडियस मैंने दे दिया, मुझसे वो कहता है सर सरकमफेरेंस की वैल्यू बता दो। अच्छा ये भी हो सकता है ना। कैसे दे दिया? रेडियस नहीं दिया, उसने क्या किया बेटा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला वैल्यू पूछ लिया, गिवन रेडियस दे दिया, गिवन आपको एरिया दे दिया। अच्छा वो ऐसे कर सकता है बेटा, वो आपको सरकमफेरेंस दे देता है, सरकमफेरेंस गिवन दे देता है और आपसे फिर वो एरिया पूछता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट अप्रोच के साथ वो क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर करता है बेसिक क्वेश्चन में, तब आपके ना किसी एक फॉर्मूले को देखने के आपके मल्टीपल अप्रोचेस मिलते हैं। यानी आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे भी लग सकता है, ये फॉर्मूला ऐसे भी लग सकता है, ये ऐसे सवाल में भी लग सकता है। तो ऐसे सवाल जनरली आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स में कम मिलते हैं,
ऐसे सवाल आपको कहां मिलते हैं बेटा, जो कि आपके क्लास 9th 10th 11th 12th में जो एनसीईआरटीज होती हैं उनके एग्जाम्पल्स में आपको ऐसे सवालों के भरमार मिलते हैं जहां पर एक फॉर्मूले को अप्लाई करने पर आपके ध्यान दिया जाता है, ना कि बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ने पर। लॉजिकल बात कर रहा हूं बेटा। जो ये कहते हैं कि भाई एनडीए के लिए मैथ्स के एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करो, उन्हें ये क्यों नहीं बताया जाता है कि एनसीईआरटी से करना कितना है। सिर्फ आधी अधूरी बात बताकर आप लोगों को छोड़ दिया जाता है जिंदगी की भेड़चाल करने के लिए, और दौड़े जा रहे हैं, बिंदास दौड़े जा रहे हैं। लेकिन बेटा यकीन मानो, आपको एनसीईआरटी हाथ लगानी है, लेकिन कितना हाथ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूले के एप्लीकेशंस हो गए, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए, वो आपको देखने हैं कि क्या ये फॉर्मूले को सिखाने में हेल्प कर रहा है या फिर ये कोई बड़ा सवाल है जिसको मेरे को सॉल्व करने से वो कोई खास फायदा नहीं होना है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो उसके कम से कम 10 ऐसे सवाल कोशिश करो जो उसके बेसिक एप्लीकेशन पर काम करने के लिए आपको मजबूर कर रहा हो कि यही सेम फॉर्मूला कितने अलग अलग तरीकों के क्वेश्चन पे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर फोकस कीजिए। देखिए आपके फॉर्मूला याद ही नहीं, उस फॉर्मूले के डिफरेंट अप्रोचेस समझ में आ जाएंगे, और जब कोई बड़ा सवाल आपके सामने आएगा जहां पे मल्टीपल फॉर्मूलों का अप्रोच देखने को मिलेगा तो आपको तुरंत वो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा दिमाग में कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मूला लगाने के बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप वो क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट ही नहीं करोगे तो इन द एग्जामिनेशन आप उसको तुरंत रिकॉल कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर काम करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चौथा मिस्टेक, रॉन्ग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। भाई कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा जो है वो हल्ला मचा देता है। काहे? सर हमसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, बाजू वाले शर्मा जी से नहीं हो रहा है। अबे तुम्हें ही तो करना है, कौन करेगा तुम्हारे बिना? कौन करेगा? शर्मा जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, या कोई और जाएगा तुम्हारा एग्जाम देने के लिए? करना किसको है? तुम्हें। भूख किसको लगी है? तुम्हें। खाना कौन खाएगा? तुम। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, पता है क्या? आपको उसका सोल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा अब उस सॉल्यूशन को देखने से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा बेटा। उस सॉल्यूशन को कम से कम आप इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको वो समझ में आना शुरू हो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आज के टाइम में बहुत तगड़े तगड़े स्कैम भी चल रहे हैं, ऑनलाइन गलत गलत जवाब भी दे दिए जाते हैं, सॉल्यूशन भी कई बार गलत होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आपने 100% एफर्ट्स लगा लिए क्वेश्चन को समझने पे, हाँ अब ये कुछ बच्चे होते हैं जो अपने साथ बहुत ईमानदारी बरतते हैं कि वो पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वो खुद अपना अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होता तब वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं या फिर कोई मदद मांगते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, क्या आप एक बार मुझे बताएंगे मैं कहां गलत हूं। लेकिन फिर यहां पर एक होते हैं ईमानदार बच्चे, फिर होते हैं कुछ ज्यादा ही ईमानदार बच्चे जो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो ये ज्यादा ही ईमानदार बच्चे जो हैं, इन्होंने ये तालाब की मछलियों को और गंदा कर रखा है, समझ रहे हो बेटा? ये कुछ ही मछलियां होती हैं लेकिन ये पूरे तालाब को गंदा कर रखा होता है। फिर इनसे जो होता है ऑनलाइन वर्ल्ड डरने लग जाता है। ठीक है, तो इन मछलियों से भी आपको थोड़ा सा साबुत रहना बेटा। आप अपने जो कर्म है वो साफ रखो, देखो आपका रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसका सॉल्यूशन देखो और उसको प्रैक्टिस करो। और बाई चांस के लिए अगर कहीं पर सॉल्यूशन गलत है तो आपको 2 बार 3 बार 5 बार उस सॉल्यूशन को देखोगे, आप बार बार आके वहीं अटकोगे क्योंकि कुछ तो गलत है। और गलत है उसके बाद आप किसी टीचर को अप्रोच करो, देखो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि भैया इसका सॉल्यूशन यहां पर गलत है, तो आप इसको ऐसे ऐसे सही कर लेना। याद रहेगा, डिसअपॉइंट नहीं होना है। डिसअपॉइंट होने से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? आपको आ जाएगा? नहीं, आपको उसको लेकर मेहनत करनी है। ये कहा जाता है कि मान लो आप किसी ट्रिप में जा रहे हो, उस ट्रिप में जाते जाते रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है और आपकी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है, तो अब तुम वहां पे निराश हो जाओगे, हाय हाय मेरा पेड़ गिरा हुआ है। आप क्या करोगे? आप उस पेड़ को काटने की कोशिश करोगे, उस पेड़ को हटाने की कोशिश करोगे, किसी से मदद मांगोगे। लेकिन जो डिसअपॉइंट हो गया उसकी तो ट्रिप खत्म हो गई, वो ट्रिप की क्या मजे लेगा? वो तो वहीं बैठ गया सर पकड़ के कि मेरे से तो नहीं होगा सर जी, बात खत्म। कहानी तुम्हें समझ में आ गई है, स्टोरी से तुम्हें जल्दी समझ में आता है ना। तो ये बात याद रखें कि आपको सॉल्यूशन देखना है, उस सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करना है और बस आपका गाड़ी आगे चल पड़ेगी। नेक्स्ट
रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जरा सा मुश्किल दिखा नहीं, सर जी इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मुझसे तो नहीं होने वाला है। तो अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट। कब तक भाई, कब तक अपने ही कमीज से अपनी नाक पोंछते रहोगे बेटा? कब तक है? कभी तो उठ के खड़े होगे, हिम्मत दिखाओगे। दिखाना पड़ेगा बेटा, दिखाना पड़ेगा, वरना जिंदगी आपको मौका नहीं देगी। क्योंकि जो इस चीज को जानता है कि मुझे फाइट बैक करना है, वो आगे निकल जाएगा और वो तुम्हें बहुत बुरी तरह धक्का देकर आगे निकलेगा बेटा, बहुत बुरी तरह। तुम कहीं पर भी अपने आप को खोज नहीं पाओगे। तो उस धक्का खाने से पहले अपने आप को संभाल लो। उनके साथ तो नहीं, कम से कम उनसे कदमों में चलने की तो कोशिश करो कि वो जिन कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदमों को ही देख लो कि वो कैसे कदम उठा रहे हैं। और अगर नहीं देखना है तो बेटा शिकायतें करना बंद करो, क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक है, मैं बहुत साफ ये बात कहना चाहता हूं, कॉम्पिटिटिव दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। आपको अपना वजन खुद उठाना है और अपने आप ही हर मुश्किल को पार करते हुए अपनी सफलता की जगह बनानी है। जब आप सफलता पाओगे तो उन सब की वाहवाही किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। कौन आपके नाम जपेगा? सभी आपके नाम जपेंगे। तो ये सारी चीजें जब आपको चाहिए तो मेहनत करने के टाइम पे तुम दूसरों के सर पे काहे डाल देते हो? लॉजिकल समझना इस बात को, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो बेटा प्रैक्टिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस अंटिल यू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड ईच स्टेप यू मेड। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपको वो जो स्टेप्स लग रहे होते हैं उस क्वेश्चन में, या तो वो क्वेश्चन लेंदी होगा, या तो उसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। तो डिफिकल्ट वो तभी बन जाता है जब वो कैलकुलेटिव होता है, लेंदी होता है, या फिर उसमें क्या होता है बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग की इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसा है, अच्छा इसलिए ऐसा हो गया। तो ये जो अच्छा इसलिए ऐसा हो गया, जो बत्ती होती है ना बेटा, टिमटिमाती हुई बत्ती होती है, ये फड़फड़ाती रहती है तुम्हारी एकदम से। तो ये फड़फड़ाने से जब एकदम से जलना शुरू हो जाएगा ना, तब तक तुम्हें उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बेटा। ये जो सस्ता ट्यूबलाइट लेके जो तुम घूम रहे हो, इस सस्ते ट्यूबलाइट को एकदम ब्राइट एलईडी बना दो बेटा, एकदम। तब तक प्रैक्टिस करना है किसी क्वेश्चन को। अब एक बच्चा मेरे को आगे बोलता है कि सर जी किसी क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करें? अरे मेरे भाई, तुम सवाल में ही घूम गए, तुम्हारा सवाल ही गलत है। एआई को डालोगे तो एआई बेटा अपने आप को शट डाउन कर डालेगा इस सवाल को सुनते ही। बताइए, अरे वो भाई तुम खुद सोचो, कोई सवाल तुम्हें आया नहीं आया, इस बात का जवाब तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कौन दे सकता है? सर रामलाल? कौन? हमारी गली का कुत्ता? नहीं बेटा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ही पता चलेगा कि आपको कोई सवाल आया नहीं आया। तो ये जब तक आपको खुद से श्योरिटी नहीं हो जाती है कि सर मुझे हर एक स्टेप समझ में आ गया है, तब तक उसे प्रैक्टिस करो बेटा। और जब ये तुम्हें क्लिक हो जाए कि अच्छा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बढ़ जाओ आगे, खत्म बात, सॉर्टेड। ऐसा हर सवाल के साथ नहीं करना होता कि हर सवाल मैंने तो बोल दिया ऑनलाइन आगे, मैंने बोल दिया कि भाई हर सवाल को 10-10 बार प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारा तो गया बेटा, पेपर तो निकलने सर, क्योंकि तुम छोटे से छोटा सवाल भी 10 बार प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, बड़े से बड़ा सवाल जिसको हो सकता है 20 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, वो भी तुम 10 बार कर रहे हो, तुम्हें वो नहीं आया। तो लॉजिकली सोचो बेटा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि छोटा सवाल जो तुम्हें आ गया उसको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो सवाल तुमको नहीं आ रहा है उसको 10 बार नहीं, अगर 20 बार करना पड़े तो 20 बार भी करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ रहे हैं छठे मिस्टेक से। अब यहां से बहुत ज्यादा रिलेटेबल चीजें मैं बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन के दौरान आप गलतियां करते हैं। ये तो वो गलतियां हो गई जहां प्रिपरेशन के दौरान आप रायता फैला रहे हो अपने जीवन में। अब जो एग्जाम में पहुंचने के बाद रायते के साथ साथ जो तुम शिकंजी भी फैला देते हो ना, फिर चिप 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 हो जाता है तुम्हारा जीवन। तो वो बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, यहां फोकस करना बेटा। ध्यान करें सर, छठा मिस्टेक जो है वो ये है कि बच्चा जाता है अपनी तैयारी करके और वहां सेंटर के बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर बताता है भाई मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इतने मॉक लगाए हैं, मेरे को इतने फॉर्मूले आते हैं। बेटा कोई तुम्हारा भी बैठा होगा, सवा शेर बैठा होगा। अगर उसने अपना प्रिपरेशन तुम्हें शो ऑफ कर दिया ना बेटा, तुम्हारा मोटिवेशन जमीन पे जा गिरेगा। तभी अपने आप को भगवान नहीं समझने का कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। कोई तुमसे भी आगे बैठा होगा, वो चुप बैठा है सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारा मोटिवेशन डाउन ना हो जाए। तुम सोच रहे हो कि मैं दूसरों का मोटिवेशन डाउन कर दूंगा। बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना,
ईश्वर भी देख रहा है कि तुम किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो बेटा वो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा खड्डा आगे बना के रखेगा जो तुम्हें दिखेगा तक नहीं, गिरोगे तुम पक्का उसमें। समझ रहे हो? ठीक है, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। वो यही कि बेटा ना ही तुम किसी और को डिमोटिवेट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन बताओ और किसी से बात ही मत करो। क्यों करना है भाई? तुमने अपनी मेहनत करी, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है, तुम एग्जाम दो, निकलो, घर वापसी जाओ। कौन है तुम्हारे आजू बाजू में जो पेपर देने के लिए आया है, तुम उसका नाम तक नहीं जानते हो, लेकिन तुम उससे वो सारे स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हो जो तुमने पूरे 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से लगा रहे हो। क्या करेगा वो दो चीजें होंगी। अगर वो तुमसे थोड़ा कमजोर हुआ तो तुमने उसे कर दिया डीमोटिवेट, और अगर वो तुमसे ऊपर हुआ तो वो तुम्हारे सामने एक ऐसा फॉर्मूला रखेगा, चाहे उसको वो फॉर्मूला खुद ना आता हो, लेकिन उसने आज सुबह ही कहीं किसी किताब में देख लिया, उसने पढ़ा भी ना हो, वो तुम्हारे सामने वो फॉर्मूला रख देगा। और तुम्हारा पता है, तुम जो 100% मेंटली ट्रेन होकर गए थे कि भाई अब क्वेश्चन आएगा तो मैं फोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उसने एक फॉर्मूला डाल दिया जो पेपर में आया भी नहीं, और तुम्हारा मोटिवेशन हो गया जमीन पर, और तुमने कर दिया सारा 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 पेपर खराब सिर्फ एक फालतू से फॉर्मूले के चक्कर में। करो बेटा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें शो ऑफ करने में मजा आ रहा है तो शो ऑफ करो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन छोड़ दो, शो ऑफ करो, बिंदास शो ऑफ करो, क्योंकि शो ऑफ करने से शायद आपकी नौकरी लग जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाओगे, है ना? ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती होगी भाई, मेरे को नहीं मालूम। शायद अगर किसी का बन जाए तो प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि सर मेरा शो ऑफ करने की वजह से सिलेक्शन हुआ है, और ये बताना, प्लीज बताना कि सर आपकी बात सुनने के बाद मैंने जानबूझ के आपकी बात को डिस्क्वालीफाई करते हुए मैंने शो ऑफ करा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। कमेंट सेक्शन खुला है बेटा, सबका स्वागत है, ठीक है? स्वैग से करेंगे, सबका स्वागत। चलो बहुत बढ़िया, ये बात भी समझ में आ गई। कभी किसी को भी अपनी प्रैक्टिस शो ऑफ मत करो। आप जो तैयारी करके गए हो आपका उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी से किसी की तैयारी पूछने की जरूरत नहीं, किसी को अपनी तैयारी बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास बेटा पैनिक अटैक। अब ये पैनिक अटैक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, एग्जामिनेशन के दौरान पैनिक अटैक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सभी जानते हैं कि 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है। 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन एक मैराथन की तरह होता है बेटा, एक मैराथन की तरह होता है, जहां जो बच्चा स्टार्टिंग में यूं एकदम शूट मारता है, 100 मीटर रेस समझकर दौड़ना कोशिश करता है, वो अगले ही आधे घंटे में अपने दिमाग के सारे तार जला चुका होता है और वो हो जाता है खराब। क्यों? क्योंकि वो भागता है, वो सोचता है कि अरे भाई टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करता है, जल्दीबाजी में उससे शायद कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर पाता है, या फिर जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता ही नहीं है और उससे सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, तो वो टप 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 उसका मोटिवेशन नीचे गिरता रहता है और वो खत्म, बर्बाद, सब टाटा बाय बाय वाला सिचुएशन होना शुरू हो जाता है। सब बर्बाद, एकदम बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और फिर वो बाहर आके कहता है अरे पेपर कितना लेंदी था भाई, 2.5 घंटे में सॉल्व ही नहीं हुआ। सब फालतू बात, तुमको पता नहीं कौन सिखा रहा है, हमारे पास भेजो, हम बताएंगे उनको। सीधी सी बात है बेटा, एक मैराथन की तरह होता है जहां पर आपको स्टार्टिंग में अपना पेस बनाना है, आराम आराम से। जब भी एग्जाम शुरू होने वाला हो, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आए तो उत्ते में अपनी आंखें बंद करके बेटा 10 सेकंड लगेंगे, एक लंबी सी सांस लो, अपने दिमाग में शांति का नाम लो। जिसका भी नाम लेने पर आपके मन में शांति आती हो, अब ये कोई ईश्वर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई भी, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है, हाँ। तो उनका नाम अपने मन में लेकर शांति धारण करो। शांति धारण करने के बाद आराम आराम से पहले 10 क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ो जैसे बहुत सारा टाइम है। अरे सच में 2.5 घंटे थे ना तुम्हारे पास, आराम से, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है बाबा, बहुत टाइम है। लेकिन जब तुम ये 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आराम आराम से पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग को ना एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की हैबिट लग जाएगी। उतनी देर में वो यूज्ड टू हो जाएगा, उसका हैबिटेट तैयार हो जाएगा कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं अगर अभी इतना काम हूं तो मैं आने वाले 2 घंटे में भी बहुत काम रहूंगा। दिमाग के साथ खेलो, ऑल इज वेल बेटा, ऑल इज वेल। याद आ रहा है ना सब कुछ? हाँ, ये साइकोलॉजी का खेल है सारा, मैं साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूं। मैं जानता हूं प्रैक्टिस हर कोई बच्चा करता है, लेकिन साइकोलॉजी हर कोई बच्चा नहीं समझता है बेटा। और आप जा भी ऐसे एक प्रोफेशन में रहे हो जहां आपकी साइकोलॉजी टेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, है ना? तो भाई सीधी सी बात है, अपने साइकोलॉजी पर काम करो, अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि कोई भी सिचुएशन आपको हाइपर ना करे। अगर आप एक छोटे से रिटन एग्जामिनेशन के लिए हाइपर हो जा रहे हो तो बेटा तुम नहीं हो।
तुम वो नहीं हो जिसकी जरूरत है, ठीक है। ये बात सुनना, बुरी लग रही होगी और लगनी भी चाहिए, नहीं लग रही है तो बेटा तुम पक्का नहीं हो। है? तो जैसे एग्जाम स्टार्ट हो पैनिक नहीं करना है, उल्टा क्या करना है, उल्टा लंबी सांस लेनी है और रिलैक्स होकर पहला सवाल पढ़ना है कि ऐसे पढ़ना है जैसे 2.5 घंटे नहीं सर 2.5 दिन है मेरे पास, ऐसे पहले 10 सवाल ऐसे पढ़ो कि 2.5 दिन है मेरे पास। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे दिमाग को उस एग्जाम के प्रेशर से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। देखना, करके देखना, इस बार करके देखना और फिर उसके बाद आकर मुझे बताना कि क्या इसका रोल सही में काम किया। अगली मिस्टेक बेटा, 8वीं मिस्टेक, नो नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। ये मैं हजारों बार बता चुका हूं बेटा, मैं इतनी बार आता हूं, मैं लाइव आता हूं, मैं रिकॉर्डेड वर्जन में देता हूं, मैं शॉर्ट्स में भी बताता हूं, हर सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। यूपीएससी जानबूझकर ऐसे सवाल डालता है कि तुम उसमें अटको, तुम उसमें फंसो, तुम उसमें गलती करो, तुम्हारे सामने वो ऐसे सवाल डालता है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुम उसकी चाल समझते ही नहीं हो, तुम लगे पड़े हो कि मुझे तो सारे सवाल सॉल्व करने हैं क्योंकि जितने सारे सवाल सॉल्व करूंगा मेरा मेरिट उतना ऊपर आएगा। अरे बेवकूफो, तुम्हें किसने बताया कि सारे सॉल्व करने से मेरिट लिस्ट में नाम आता है? कौन बता रहा है? ये अफवाह कौन मार्केट में फैला रहा है? कौन फैला रहा है ये मार्केट में? तो भाई बहुत सीधी सी बात है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देने हैं, आपका अपने आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। हो सकता है कि शुरुआती तौर पर अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपसे शायद 40 सवाल सही बने हो, आप पहली बार में हो सकता है 60 सवाल सही दे रहे हो, लेकिन यकीन मानो बेटा अगर आपने 60 सवाल भी सही दे दिए तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। बस ये जल्दबाजी छोड़ दो, जल्दबाजी छोड़ दो कि मुझे सारे सवाल सॉल्व करने हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पर ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये सब बकवास है, सब फालतू की बातें हैं। बस अपने आप को ये समझाओ कि मुझे कोई भी सवाल पढ़ना है तो उसका सही जवाब देना है, उसको सही से समझकर सही से हल करके जवाब देना है। आप 120 में से अगर 60 सवाल भी सही करते हो विदाउट एनी मिस्टेक, एक भी गलती नहीं, बेटा लिख कर देता हूं मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन तुम फॉलो करोगे तब ना, तुम्हें तो बताते रहो, लेकिन तुम करोगे तभी तो होगा। समझ में आ रहा है? चलो बात समझ में आ गई। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, 9th मिस्टेक क्या है? 9th मिस्टेक है कि बच्चा जो है ना, मैंने ये चीज बताई हुई है, पहले कभी बताई हुई है और ये फिर से बता देता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम फाइंडिंग द क्वेश्चंस यू हैव लेफ्ट फॉर लेटर। जब आप क्वेश्चन पेपर शुरू करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, क्वेश्चंस पढ़ते हो, पहला क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है यूपीएससी ने आपके सेट में पहला क्वेश्चन ही आपको डिमोटिवेट करने के लिए डाल दिया हो। क्या कर लोगे तुम? यूपीएससी पे केस करोगे कि सर जी उसके सेट में आपने पहला क्वेश्चन आसान डाला, मेरे वाले में मुश्किल डाल दिया। केस करोगे? कर दो केस, करो भाई, करो, तुमको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बहुत बढ़िया से, फिर तो तुम देखते रहना है। तो ये सब फालतू बातें छोड़ दो। तुम्हें क्या है, तुम्हें उसकी स्ट्रैटेजी समझनी है। उसने मुश्किल क्वेश्चन डाले, उसने आसान क्वेश्चन डाले, आपको स्कैन करना है, आसान क्वेश्चंस इमीडिएटली सॉल्व करने हैं, इमीडिएटली तुरंत आपको इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। लेकिन अब जो मुश्किल क्वेश्चन आया जिसको देखकर तुम्हें लग रहा है कि सर ये एक बार में सॉल्व होगा नहीं होगा, तो उसको लेकर पीछे नहीं बढ़ना है बेटा। उसको आप दो तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हो कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी इसका मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे पेपर में होता है बेटा, कई सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो पाते हैं। दो तरीके से रखो कि ये वाला कॉन्सेप्ट सर मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो उसको ना बेटा टिक लगा के आगे बढ़ना। सर टिक का लगाए इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अरे नहीं भाई, टिक लगाने से आपने जब दूसरी बार आप उसी पूरे पेपर का चक्कर लगाने जाओगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में पता होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन पर दोबारा आके रुकना है जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं, यानी जिनके हायर चांसेस होंगे दोबारा सॉल्व कर पाने के। ये छोटी छोटी बातें बेटा, बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन एक टॉपर जो होता है वो यही तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या है, हम आ जाते हैं, हम हो जाते हैं मुंह उठाकर, यूं उठाकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए, लेकिन सुनना किसी को है नहीं। लेकिन टॉपर सबको बनना है भाई। सर जी आप बहुत सरकास्टिक हो, फिर भी नहीं सुनते हो भाई तुम, अब क्या करें? चीनी में घोल कर बताओ तो तुम्हें बहुत मीठा लग रहा है। सर जी आप बहुत बहुत मीठी बातें करते हो, ऐसे तो काम नहीं होगा। अगर मैं सरकास्टिक हो जाऊं, सर जी आप तो सीधी बात करते ही नहीं हो, हमको आपकी बात नहीं सुननी है, तो बेटा किसकी सुनोगे?
जीवन जब थपेड़े मारेगी तो बेटा घूम कर गिरोगे, तो उससे पहले ही सुन लो, ठीक है, सुन लो उससे पहले ही। आखिरी मिस्टेक जो आपको कहे या बेटा करते हो वो ये, वेस्टेज ऑफ टाइम सॉल्विंग द क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स और कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स। बात आती है कि जैसा मैंने इससे पहले भी ये रिपीट किया कि आपको 120 के 120 सवाल सॉल्व नहीं करने हैं। अगर कोई बोल रहा है कि पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर कोई बोल रहा है तो मत सुनो उसकी, क्योंकि यूपीएससी खुद नहीं चाहता है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। यूपीएससी आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करना चाहता है, वो भी रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, कि आप 120 में से क्या वो सवाल पहचान पाए जिसकी मदद से आप एग्जाम क्रैक कर सकते थे। बेटा उन्हें स्मार्ट पीपल चाहिए, गधे तो रास्ते में चलते हुए मिल ही जाते हैं, एक पत्थर मारोगे तो 100 में से 99 गधे निकलेंगे। उन्हें स्मार्ट लोग चाहिए। तो क्या वो आप स्मार्ट हैं? हां सर, पहले मैं स्मार्ट हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने यूपीएससी का पेपर दिया तब से मेरी गिनती गधों में होने लग गई। ऐसा मत होने दो बेटा, आप स्मार्ट बनने की कोशिश करो। उसने अगर 120 सवाल पूछे तो डेफिनेटली उसने 70 से 80 क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली इजी पूछे होंगे। आपको सिर्फ वो स्कैन करने, ये हटा, ये हटा, वो हटा, ये हटा, वो हटा, निकल गए 60 सवाल निकल गए इजी वाले। अब उसके बाद मॉडरेट वाले सवाल ढूंढो जिनको आपने टिक मार के छोड़ दिए थे। उस मॉडरेट में मान लो 20 से 30 सवाल रहे होंगे, तो वहां से आपने 10-15 सवाल थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर, अब तो आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत हो गई होगी। लेकिन मेरे को बहुत सारे बच्चे में से मिले हैं, जब एग्जाम देकर आते हैं वो पर्सनली मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि सर मैंने एक क्वेश्चन में अपना इतना समय बर्बाद कर दिया, इतना समय बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा बोलते हैं फिर वो, है ना। तो बेटा ईगो ऐसे ही कचरे के डब्बे में डाल देना। तुमने मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करी होगी, मैथमेटिक्स को जन्म नहीं दिया है तुमने। तुम जो सोचते हो कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया था, मुझसे तो ये क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो ये एग्जाम में ईगो नहीं लेकर जाना है। ईगो अपने घर छोड़कर जाना है, या फिर बाहर जो भी आपके पेरेंट्स साथ में होंगे उनको, उनके हाथ में पकड़ा कर जाना है। ईगो पेपर में जाओ बेटा, यूपीएससी से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। इज्जत करो, उनके सवालों को जो पूछे जाने की टेक्निक होती है उसकी इज्जत करो, और देखो कि वो अगर आपसे 120 सवाल पूछ रहा है तो मुझे कितने सवालों का जवाब देना चाहिए, ताकि यूपीएससी सेटिस्फाई हो जाए कि भैया मेरे को ये कैंडिडेट चाहिए। इसने वो सारे क्वेश्चन फोड़े जो मैं फोड़ने के लिए देना चाहता था, कर दिया, और ये वहां रुक गया। तुमने बेटा उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के, तुम काहे सिलेक्ट होगे? बिल्कुल नहीं होगे। और मैं खुद चाहूंगा कि ऐसा बच्चा सिलेक्ट ना हो जो ईगो लेकर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो कि मुझे तो करना है भाई, मैं तो पढ़कर आया था, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुमने बेटा आसान सवाल, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते थे, लेकिन तुमने एक सवाल के ऊपर इतना समय बर्बाद कर दिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। तो ये सारे 10 मिस्टेक्स बेटा अपने जीवन में ध्यान से पॉइंट आउट कर लीजिए, और अगली बार जब एग्जाम देने जाएं तो याद रखिएगा, इस सारी चीजें फॉलो कर लो बेटा, आपका एग्जाम पहले से 10 गुना बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करोगे। और डेफिनेटली देखना बेटा, आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस है, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के जो चांसेस है, वो बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। और इनमें से एक भी बात मैंने ऐसी नहीं बोली है जो कि एकदम फालतू की बात हो, एकदम बेकार की बात हो, जो बस मैं ऐसे 10 गिनाने के लिए मैं आपके लिए ले आया। ये सारी प्रैक्टिकलिटी के साथ आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हो तो बेटा आज ही से इसके ऊपर काम करो और इसे सुधारो। और हो सके आप जिनकी केयर करते हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो सकता है कि आप पेरेंट्स हो सकता है आपके भाई बहन एनडीए के एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो अपने जानकार जो भी एनडीए के लिए अपेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, तो इन बेवकूफियों की वजह से आप फेलियर ना देखें। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेसफुल बने, ये सारी चीजें अप्लाई करें, देखिए आपका कितना आसान हो जाएगा ये रास्ता। तो इसी के साथ अब मैं कुछ बातें बता देता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे भाई बहन जो सीडीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, सीडीएस का अनअकैडमी का डिफेंस टेस्ट आ रहा है,
जिसमें रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10, 11 to 100 और 101 to लेके 1000 के बीच में कुछ स्कॉलरशिप यहां पर मिल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा। इसमें जो चीज आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये बेटा फरवरी 18 को है, 12 बजे ये एग्जाम होने वाला है, लाइव एग्जाम होगा। कोई लेट नहीं करे अगर ये चीज आपको स्कॉलरशिप फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। साथ ही हमारा विजय रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है एनडीए का, ठीक है। इसमें मैं, धीरज सर, हिमांशु सर, नीतू ढाका मैम, ये सब मिलकर आपका ये एक रिवीजन बैच यहां पर चल रहा है, जहां पर आपका एनडीए का सिलेबस कवर किया जा रहा है, ठीक है। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी ऑफर अभी प्रीमियम चल रहा होगा उसको एक्टिवेट करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको ऑफर भी मिल जाएगा। बढ़िया, डन। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन सर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, तो डिफेंस से ओरिएंटेड, डिफेंस एग्जामिनेशन में जैसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसी बेसिस पर एक पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें जनवरी, दिसंबर और नवंबर इन 3 महीनों का डिटेल्ड करंट अफेयर आपके साथ शेयर किया गया है, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको क्या करना है, बस आपको इसे स्कैन करना है बेटा। जैसे ही आप इसे स्कैन करोगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और ये व्हाइट पेपर पर है, ताकि आप इसका प्रिंट निकालकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है दोस्त। सो आप इसे स्कैन करके डिफेंस गुरुकुल का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं बेटा बातें आपको समझ में आई हैं, बातें आपके दिल तक गई हैं। बुरी लगी हो तो बेटा माफ कर देना, मेरा कोई हर्ट करने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ भूत होते हैं जो बातों से नहीं उन्हीं से समझते हैं, तो इसीलिए मुझे कभी कभी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको भी ये पता होगा कि जीवन में सर किसी ने आपको कोई बात बुरी लगी होगी, किसी ना किसी की बोली हुई बात बुरी लगी होगी, जिसके बाद आपने अपने अंदर एक डेफिनेट चेंज देखा होगा। अगर बेटा मुझसे नफरत करके आप अपनी जीवन में बदलाव ले आते हो, पॉजिटिव चेंज ले आते हो, आप सक्सेसफुल बन जाते हो सिर्फ मुझसे नफरत करके, तो बेटा करो जितनी नफरत करनी है, लेकिन प्लीज अपना जीवन सुधार लो, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा कि चाहे मेरे प्यार से आपको समझ में आ जाए, चाहे मेरी फटकार से आपको समझ में आ जाए, बट आपका समझ में आना जरूरी है। तो बस इसी मैसेज के साथ बेटा ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।